ये बोला जा रहा था कि अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर होगा, अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम या तो स्फेरिकल कंडक्टर की बात करेंगे या सिलिंड्रिकल कंडक्टर की बात करेंगे, तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो इसमें मैंने अगर प्लस चार्ज डाल दिया, तो प्लस चार्ज डाल दिया तो उन प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म तरीके से होगा, पूरे सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से होगा। लेकिन अगर वो इरेगुलर शेप का है, यूनिफॉर्म शेप का नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगा। मतलब अब मान लो यहाँ से ये जो मैंने स्फेयर लिया, इस स्फेयर का मैंने कोई सरफेस उठाया, इस सरफेस से मुझे 10 चार्ज मिला, तो इतना ही एरिया मैं कहीं और भी उठाऊं, कहीं और से भी लूं, वहां पे मुझे कितना मिलेगा, 10 चार्ज ही मिलेगा, 10 प्लस चार्ज मिलेगा। यहाँ भी अगर मैं कोई छोटा सा एरिया उठाऊं, यहाँ अगर मुझे 20 प्लस चार्ज मिल रहे हैं, तो कोई दूसरा जगह सेम एरिया उठाऊं, वहां भी मुझे क्या मिलेंगे, 20 प्लस चार्ज ही मिलेंगे। लेकिन अगर ये इरेगुलर शेप का है, मान लो इस तरह इरेगुलर शेप का है, कुछ इस तरह का है, तो अब इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, कि अगर चार्ज डाला जाए तो यहाँ चार्ज डाला जाए तो चार्ज का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देख सकते हो जहां जहां इस इलाके में, चाहे इस इलाके में, चाहे इस इलाके में, चाहे इस इलाके में, जहां जहां शार्प टर्न है वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या ज्यादा है, और जहां शार्प टर्न नहीं है वहां चार्ज डेंसिटी कम है। मतलब चार्ज डेंसिटी जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि जैसे मान लो इस इलाके में मुझे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना है, ये इलाका, ये जो मैंने लाइन लिया, तो ये जो लाइन है, इस लाइन से लेके मान लो एक सर्किल हम ड्रॉ कर देंगे, एक सर्किल इस तरह ड्रॉ कर देंगे, तो ये सर्किल का जो रेडियस हो जाएगा, इस सर्किल की जो रेडियस हो जाएगी, वही क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। जैसे मुझे एक और सर्किल मान लो ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक और सर्किल ये ड्रॉ करना है, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने, तो एक पोर्शन लेते मान लो यहाँ ड्रॉ कर दिया, इस पोर्शन पे ड्रॉ कर दिया, कौन से पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे ड्रॉ किया यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ अगर कोई पूछेगा यहाँ इस इलाके में चार्ज और इस इलाके में चार्ज, किस इलाके में चार्ज ज्यादा होगा, जो मैंने रेड से बनाया है ये इलाका, ये एरिया, और ये जो एरिया लाया है किसमें ज्यादा होगा, तो देख सकते हो यहाँ का सर्किल जो है, यहाँ का सर्किल बड़ा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये मानो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 2 है, RC2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा, अगर 2 डायमेंशनली देख रहे हो तो सर्किल बनाओ, और अगर 3 डायमेंशनली देख रहे हो तो यहाँ पे एक स्फीयर बनाओ। जो स्फीयर साइज में बड़ा होगा उसकी रेडियस बड़ी होगी, जो स्फीयर साइज में छोटा होगा उसकी रेडियस छोटी। और स्फीयर कैसे बनाना है, स्फीयर ऐसे बनाना है कि जो भी एरिया हम ले रहे हैं, या जो भी उससे कॉरस्पॉन्डिंग 2 डायमेंशनल लाइन का लेंथ ले रहे हैं, तो वो लाइन का लेंथ जिस सर्किल का पार्ट होगा, या एरिया जिस स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वही हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ क्लियरली कहा जा सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 जो है ग्रेटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 के। मान लो ये होगा 3 सेंटीमीटर और ये होगा 2 सेंटीमीटर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 स्मॉलर होगा 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, तो यहाँ जो चार्ज होगी, मान लो यहाँ सिग्मा 1 ले लिया और यहाँ पे सिग्मा 2 ले लिया, तो नेचुरली हम कहेंगे कि सिग्मा 1 जो होगा वो सिग्मा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और इस इलाके में चार्ज कम कंसंट्रेटेड होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो आगे बहुत इसका इस्तेमाल होगा।
ये समझ में आया? यस सर। ओके। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में इंसुलेटर, तो मान लो कोई भी इंसुलेटर ले लिया, ये इंसुलेटर, न्यूट्रल जब होगा इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, न्यूट्रल होगा। अब क्या करो कि इसमें मान लो बाहर से लाके, इसमें बाहर से कुछ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, इस जगह पे डाल दिया, तो क्या होगा? इसमें जहां पे डाला है ये चार्ज वहीं रह जाएगा, ये मटेरियल में कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रह जाएगा। ऑल्दो इन चार्ज के बीच में कितना भी रिपल्सन क्यों ना हो रहा हो, ये चार्ज यहीं पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो है अपने थ्रू चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता है। तो याद रखना है कि इंसुलेटर में चार्ज तुम जहां डालोगे, इंसुलेटर में चार्ज तुम जहां डालोगे वो वहीं रह जाएगा, और कंडक्टर में चार्ज अगर डालते हो कहीं भी तो उस कंडक्टर में पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कंडक्टर सिमेट्रिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और अगर कंडक्टर असिमेट्रिकल है, इरेगुलर शेप का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। और कैसे नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो चार्ज डेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के। जिस वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उस इलाके पे क्या करना है, लेते हुए एक सर्किल बनाना है कि वो इलाका किस सर्किल का या किस स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। तो ये कंडक्टर पे क्या होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है सब लोगों को, तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो किसी कंपटीशन में पूछा हुआ है। अब हम नाम नहीं बताएंगे उस कंपटीशन का, तुम्हें बस जवाब देना है उसका। कि मान लो एक बड़ा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है। दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर जो है सेम, और दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। इसका एरिया जो है, इसका एरिया, पूरा एरिया, इसका एरिया 4a है, 4a बाहर वाले का, और इसका जो एरिया है इसका एरिया a है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने दोनों पे इस पे कुछ प्लस चार्ज डाल दिया, इस पे कुछ प्लस चार्ज डाला, और कुछ प्लस चार्ज बाहर वाले पे भी डाल दिया, कुछ प्लस चार्ज बाहर वाले पे डाल दिया। फिलहाल दोनों में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं। कितना चार्ज डाला? तो अंदर वाले पे चार्ज डाला Q1, वो है 4Q, और बाहर वाले पे जो डाला Q2 वो है Q डाला। ठीक है, ये मैंने सेटअप किया चार्ज का। इतना मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिया। मैंने दो कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, दोनों कंसेंट्रिक है, हॉलो है, दोनों कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है, एक ही सेंटर है। दोनों का एरिया दिया गया है कि बाहर वाले की एरिया कितनी है 4a, और अंदर वाले की सरफेस एरिया कितनी है a। बाहर वाले की सरफेस एरिया कितनी है 4a, और अंदर वाले की सरफेस एरिया कितनी है a। अंदर वाले पे मैंने 4Q चार्ज डाला और बाहर वाले पे Q चार्ज डाला। ये डालने के बाद मैंने क्या किया कि एक वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया। ये डालने के बाद एक कंडक्टिंग वायर से मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया। बताना है कि आफ्टर कनेक्शन जो अंदर वाला है स्फीयर 1 और बाहर वाला जो है स्फीयर 2, इन दोनों पे कितना कितना चार्ज रह जाएगा, ये बताना है। अंदर वाले पे मतलब 1 पे कितना चार्ज होगा और बाहर वाले पे कितना चार्ज होगा, ये बताना है।
चलो सॉल्व करो और आंसर लिखो, सॉल्व करो और चैट में आंसर लिखो। क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर। हाँ चलो जल्दी सॉल्व करो। यार ये छूट ही गया। सर रेशियो बताना है। अरे नहीं, दोनों पे 1 पे कितना चार्ज होगा और 2 पे कितना चार्ज होगा ये बताना है। अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज बचेगा और बाहर वाले पे कितना चार्ज बचेगा। और चार्ज हम कूलम में दिए कहाँ है? बस चार्ज तो हम क्यू के टर्म में दिए हैं, कूलम कहाँ दिए हैं? आकाश दोनों पे इक्वल हो जाएगा, मतलब आकाश बोल रहा है कि दोनों पे इक्वल चार्ज, टोटल चार्ज है 5, इसका मतलब आकाश के हिसाब से इस पे भी 5q/2 हो जाएगा एंड 5q/2। म्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है म्यूट कर देते हैं। इक्वल होगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बात है। 44 लोग कनेक्टेड हैं, मात्र 4 लोगों का 5 लोगों का 4 लोगों का जवाब आया मेरे पास। बाकी सब सोए हुए हैं क्या? क्लास ऑन करके सुबह सुबह मन से नींद मार लेते हैं। अरे बाकी कहाँ सोए हुए हो, जगो, क्वेश्चन का आंसर करो। सेम रहेगा बोथ स्क्वायर पे, मोहित भी बोल रहा है सेम रहेगा। सर पहला होगा 17q/8 और दूसरा 17q/2। अच्छा 17 q/8। q/8। हाँ छोटे वाले पे, अच्छा और बड़े वाले पे 17q/2। 17q/2, ओके। सेम चार्ज ऑन बोथ स्क्वायर, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। ओके चलो आंसर जो है इसका, सर इसमें पाई वगैरह नहीं आएगा ना कुछ नहीं है और कुछ नहीं, पाई वाई कुछ नहीं। उतना दूर हम पहुंचे कहाँ जब हम देंगे, अभी इतना पढ़ाए उसी के बेस पे सवाल है। जो लोग अगर पहले पढ़ चुके हो, अगर थोड़ा सा वो अगर लगा रहे हो तो उतना दूर पहुंचे कहाँ है, अभी जितना पढ़ाए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है ना। जो अभी कंडक्टर का कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया तो अभी लेफ्ट हो गया था। 1 और 2, तो देखो 1 पे 0 चार्ज होगा और 2 पे 5q चार्ज हो जाएगा, आंसर ये है। अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं रहेगा और बाहर वाले पे 5q चार्ज हो जाएगा। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा? यस सर। हाँ क्योंकि अब
ये एक एटम की तरह कंडक्टर के बिहेव केस में कर सारा चार्ज सरफेस पे रहता है और ज्वाइन होने के बाद हाँ। दोनों एक ही हो गया है। जी एक बिल्कुल, ही एटम बन गया कंडक्टर के केस में सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहता है, और जब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या है, एक ही कंडक्टर बन गए हैं, ये कॉन्सेंट्रिक है, इनको ज्वाइन कर दिया तो एक, जब ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, ज्वाइन कर दिया तो यहाँ हो सकता है वॉल्यूम है या नहीं है, मटेरियल है या नहीं है। तो मान लो ये अगर एक एनुलर कंडक्टर होता, मतलब यहाँ पे कुछ एक जगह होता भी, तो उस केस में चार्ज कहाँ, इसके सरफेस पर लाई करता ना। यस यहाँ 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 एक वायर डालो तो या 1000 वायर डालो तो क्या फर्क पड़ता है, एक वायर डालो या 1000 वायर डालो क्या फर्क पड़ता है इसमें, एक कंडक्टिंग पार्ट डालो या 1000 कंडक्टिंग पार्ट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। तो अगर मैंने जैसे ही इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही इस कंडक्टर को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कि मान लो एक हॉलो, एक सॉलिड स्फीयर होता, उस सॉलिड स्फीयर के अंदर से हम एक स्फीयर ये कट कर लेते और तब जो बचता वो होता। अब इसमें तुम अगर इसमें चार्ज डालते हो तो चार्ज सारा का सारा कहाँ रहेगा, इनर सरफेस की आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे। क्यों आउटर सरफेस पर रहेगा कि कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर जो होता है वो चार्ज को अपने थ्रू फ्लो करने देता है, फ्लो अलाउ करता है, और जब फ्लो अलाउ करेगा तो सेम तरह का चार्ज है, तो सेम तरह का चार्ज है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेपरेशन पर है। जैसे मान लो मैंने एक चार्ज इसको ले लिया और एक चार्ज डायमेट्रिकली अपोजिट ले लिया, इसके बीच की सेपरेशन जो है अभी ये है, स्मॉल डायमीटर है, तो अगर केवल इन दोनों की बात करें तो इसकी भी टेंडेंसी होगी कि वो चला जाए मैक्सिमम सेपरेशन पे। तो मैक्सिमम सेपरेशन पे क्या होगा, ये चला जाए, ये बड़े वाले स्क्वायर पे यहाँ पे आ जाए और ये बड़े वाले स्क्वायर पे यहाँ जाए, ये डायमेट्रिकली अपोजिट इस पे होगा। अब इसकी सेपरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में आंसर जो हो जाएगा, इनर वाले पे हो जाएगा 0 चार्ज एंड आउटर वाले पे जो हो जाएगा वो 5Q चार्ज होगा। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। ओके, तो ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था किसका, कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। जो बातें मैंने भी बताई उनको काफी ध्यान से रखना है। ये कंसेप्ट जो है, ये जो चीज मैंने बताई कि कुछ भी हो जाए चार्ज जो रहेगा वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उन दोनों के बीच में, सेम तरह के चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इसका मतलब ये है कि जब उनको एक इलाके में रख दिया गया तो चाहेंगे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर उस मीडियम में, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेपरेशन उस मीडियम में पॉसिबल है वहां तक जाएगा। कंडक्टर अपने थ्रू चार्ज का फ्लो अलाउ करता है, इसलिए कंडक्टर में अगर तुमने चार्ज डाल भी दिया, मटेरियल के अंदर चार्ज डाल भी दिया, तो कंडक्टर जो मीडियम है, जो कंडक्टर है, पूरा का पूरा जो मटेरियल है, उस मटेरियल में मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी जो होगी उस दूरी पे जाकर दोनों रहना चाहेगा। और वो मैक्सिमम दूरी कहाँ हो सकती है, जब दोनों कंडक्टर के आउटर सरफेस से पहुंच जाए। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर को दिया जाए तो वो कंडक्टर के सरफेस पे जाके रहता है। तो ये चीज फिलहाल अभी ध्यान रखनी है और आगे इसके बारे में और इलेबोरेट करेंगे, देखेंगे इसको। तो फिलहाल यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर में इतनी चीज ध्यान रखनी है। इंसुलेटर के सरफेस पर चार्ज रखा जाएगा तो जहां रख दोगे वहीं रह जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर अपने थ्रू चार्ज को फ्लो अलाउ नहीं करता है। तो ये टॉपिक में इतना ही था। अब हम आगे आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब किसी चीज को, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, उसको चार्ज कर दिया तो चार्ज करने के बाद उसके मास पे और साइज पे क्या असर पड़ता है। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग हम देते हैं, इम्पैक्ट ऑन बॉडी आफ्टर चार्जिंग। कि चार्जिंग के बाद क्या इंपैक्ट होता है। तो मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, चाहे कंडक्टर चाहे इंसुलेटर कोई भी ले सकते हैं।
इसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है ये m है, और ये स्फेरिकल शेप का है, सिंप्लिसिटी के लिए स्फेरिकल शेप का लेते हैं। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस जो है वो r है। और अभी इस पे चार्ज, देखो चार्ज मतलब क्या होगा, नेट चार्ज। चार्ज मतलब इसमें जो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा हर एक एटम में। तो अभी इस पे नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अभी इस पे नेट चार्ज Q जो है वो क्या है, अब हम क्या करते हैं कि मान लो इस पे दो काम हो सकता है। क्या दो काम हो सकता है, एक तो हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हटाया जा सकता है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाए, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला वाला केस में इलेक्ट्रॉन इससे हटाया गया, कुछ इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया, और दूसरे वाले केस में क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन इस पे सप्लाई किया गया। तो जब इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो उसमें क्या होता है कि मान लो इस पे शुरू में 100 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे एंड 100 क्या रहा होगा, प्रोटॉन रहा होगा, 100 इलेक्ट्रॉन एंड 100 प्रोटॉन। मैंने इसमें से क्या किया कि 10 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। 10 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 100 प्रोटॉन्स रहेगा एंड 90 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। 90 इलेक्ट्रॉन एंड 90 प्रोटॉन तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 10 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। 10 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन के हटाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मान लो कि आफ्टर चार्जिंग, मतलब इसको हम चार्ज कर दिए, आफ्टर चार्जिंग इसका मास जो है, इसका मास आफ्टर चार्जिंग जो है वो m डैश हो गया, और इसकी रेडियस जो है, रेडियस आफ्टर चार्जिंग जो है वो r डैश हो गई। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे डाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जहां भी आएगा मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो मान लो इसका मास भी कितना हो गया, ये m डबल डैश हो गया, और इसकी रेडियस जो हो गई, रेडियस वो हो गई r डबल डैश, ऐसे करके हो गई। अब तुम्हें बताना है पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में कि अगर तुमसे पूछा जाए कि m इक्वल टू m डैश होगा कि m ग्रेटर देन m डैश होगा कि m स्मॉलर देन m डैश होगा। चलो इसका आंसर करना है कि चार्ज जो यहां से हम हटाए हैं, उस हटाने से सही मास तो सेम ही रह जाएगा, मास में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब मास सेम चार्ज के लेवल रहेगा। पे बात हो रही है तो छोटा से छोटा मास में फर्क भी डिफरेंस माना जाएगा। तो क्या m और m डैश दोनों सेम होंगे, क्या m डैश ज्यादा हो जाएगा या m डैश कम हो जाएगा, m डैश छोटा हो जाएगा। पहले पोर्शन मास तो कांस्टेंट होता है ना, सेकेंड क्या, मास तो कांस्टेंट होता है ना, मास सेम रहेगा। मास सेम रहेगा। हाँ सेम नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट होता है। वो सिर्फ पहला होगा। प्रोटॉन इंडिपेंडेंट। सब लोग इससे सहमत है, सब लोग इससे सहमत है कि मास दोनों का सेम यस रहेगा। सर, यस सर, यस सर, सब लोग सहमत है ना इस बात से? यस सर। हाँ, तो सब लोग गलत है, तो सब लोग गलत है, सेकंड सर, सब लोग गलत है। देखो यहाँ पे ऐसा क्या होगा, देखो अगर केमिस्ट्री पढ़े हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर तो याद होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन भी तो काउंट होगा। अरे न्यूट्रॉन थोड़ी ना हटा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हो? हम पहले ही बोल चुके हैं कि न्यूक्लियस को हम छेड़ने नहीं जाएंगे, न्यूक्लियस को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो हम रजनीकांत नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाए और न्यूक्लियस को तोड़ दें, है ना? न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है,
उतना एनर्जी न्यूक्लियस रिएक्टर में मिलता है, उसके लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो नॉर्मल तरीके से इसको हम एनर्जी दे सकते हैं, वो एनर्जी कुछ वोल्ट में होता है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए बहुत वोल्ट चाहिए। तो हम जो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसमिशन करेंगे, वो ट्रांसमिशन करेंगे, हाँ आंसर तीसरा वाला होगा, सही तनिष्क बोला, आंसर तीसरा वाला होगा, सही है। तो हम न्यूक्लियस को टच नहीं करेंगे, इसलिए प्रोटॉन की मूवमेंट और न्यूट्रॉन की मूवमेंट तो मानो ही मत। जब भी चार्ज होगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। इस पूरे कोर्स में जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, उसमें प्रोटॉन की कहीं मूवमेंट नहीं होगी। प्लस चार्ज बता दिया गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में है। इस चीज को ध्यान रखें। अब देखो हम बोले हैं कि चार्ज के लेवल की बात हो रही है, बात हो रही है चार्ज के लेवल की, मतलब स्मॉल से स्मॉल अमाउंट मास भी यहाँ मायने रखेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर याद हो केमिस्ट्री पढ़ोगे, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। मास कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो अगर एक पहले इसमें 100 प्रोटॉन एंड 100 इलेक्ट्रॉन थे, इसी से ये मैटर बना हुआ था मान लो। तो अगर उसमें से तुमने 10 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास तो कम हो गया ना इसमें। तो पहले जो होगा, पहले का मास और बाद के मास में फर्क आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन हटा मतलब इलेक्ट्रॉन मैटर है, इलेक्ट्रॉन में मास है, चाहे कितना भी छोटा मास क्यों ना हो। यहाँ पे हम मास को नेग्लिजिबल नहीं ले रहे, उसको भी कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के हटाने से, इलेक्ट्रॉन के हटाए हो तो उसी से ना एटम बनता है, और उसी एटम से मैटर बनता है। तो तुमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, तो मास में कुछ ना कुछ कमी आएगी, चाहे उसको हम मेजर करें या ना करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इस केस में मास जो है डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज। समझ में आया सब लोगों को? यस यस सर। अच्छा सर बट केमिस्ट्री में तो हम लोग नहीं लेते थे ना सर बताए थे कि जब न्यूक्लियर लेवल पे बात करेंगे तभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है। यहाँ हम ले रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ छोटे से छोटे मास की बात क्या होगी, कंसीडर की जाएगी। यहाँ उसी की तो बात हो रही है, यहाँ तो चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर हाँ तो सर मास हाँ तो घटा है ना, इलेक्ट्रॉन निकला है तो मास तो घटा है ना, तो पहले वाला एम ज्यादा होना चाहिए। पहले वाला कैसे ज्यादा होगा, मास घट गया तो एम डैश तो छोटा हो गया ना। वही तो थर्ड लिखा है। अच्छा एम डैश छोटा, हाँ ये सेकंड नहीं थर्ड होगा, सेकंड होगा, हाँ सेकंड होगा। मास डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज लिखा है ना, मास डिक्रीज कौन सा, हाँ सही है, थर्ड होगा, सेकंड होगा, सेकंड। ओके तो ये तो हो गया मास, हाँ सेकंड होगा, मतलब बाद का मास कम होगा और पहले का मास ज्यादा होगा, एम ज्यादा होगा एम डैश कम होगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें पूछा कि रेडियस के साथ क्या होगा, r इक्वल टू r डैश होगा, r स्मॉलर देन r डैश होगा, r ग्रेटर देन r डैश होगा, बताओ रेडियस में थर्ड हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से निकला होगा। हाँ तो रेडियस छोटा। पर सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जरूरी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अरे ये सिंगल एटम थोड़ी ना है, ये मैटर है, मैटर, ये सिंगल एटम नहीं है, बहुत सारे एटम का समूह है। ये सिंगल एटम नहीं है, मान लो ये सिंगल एटम नहीं है, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर, और उस स्फीयर पे सारा स्फीयर हमको दिख रहा है, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो r इक्वल रह जाएगा, r इक्वल नहीं रहेगा, r जो है बढ़ जाएगा, ध्यान दो, r जो है बढ़ जाएगा, इसमें कैसे बढ़ेगा सुनो, इसमें r जो है वो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, देखो अभी ये क्या था, अनचार्ज था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब ये सारे के सारे चार्ज कहाँ पर रहेंगे, ये सारे के सारे चार्ज जो है जहां भी रहेंगे, इसके सरफेस पर है चाहे अंदर है, वो क्या करेगा, इसको ये सब आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करने के कारण जिस मैटर के साथ एसोसिएटेड होगा, जिस पार्ट के साथ एसोसिएटेड होगा, उसमें क्या करेगा, उसमें इलोंगेशन वाला इफेक्ट लाएगा, और इलोंगेशन इफेक्ट जब लाएगा तो क्या होगा,
जहां भी जो चीज होगी वो क्या करेगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, और एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो साइज इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों ना हो, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो r डैश जो है वो r से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। से एक बार बताइए सर रीजन। रीजन, यस सर। हाँ सुनो ध्यान से सुनो फिर रीजन। जैसे मान लो ये सोप बबल होता, ये क्या होता, सोप बबल है। तो सोप बबल का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है, मतलब वो कंप्रेस और इलोंगेट कुछ हद तक हो सकता है। अब हम क्या किए कि इस पे एक प्लस चार्ज यहाँ डाल दिए, 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 और ये सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस से चिपका पड़ा है, इससे उड़ के नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी चार्जेस हैं, जैसे मान लो ये चार्ज, ये पेयर ऑफ चार्ज, ये पेयर ऑफ चार्ज, ये पेयर ऑफ चार्ज, सब में क्या होगा, सब में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, है ना, सब एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेगा, और सब अपने दूर धकेलेगा। तो जिन जिन सरफेस से कनेक्टेड है उन सरफेस पे एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। तो इंटायर सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो जो है सरफेस जो है बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसमें बाहर की तरफ क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण ये सरफेस जो है एक इलास्टिक सीट की तरह अगर है तो सरफेस जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा हो सकता है। फिर उसको कौन रोक लेगा, तो ये जो सरफेस के अंदर इसका जो अपना एटम मॉलिक्यूल होगा उसकी भी तो बॉन्डिंग होगी ना, उसका भी तो स्ट्रेंथ होगा, ये उसको रोक लेगा। तो अगर तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो चाहे निगेटिव चार्ज डाल दो तो क्या होगा, अगर तुमसे पूछे इसका इफेक्ट एक्चुअल में, अगर इसको नेग्लेक्ट किया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नेग्लेक्ट ना किया जाए तो इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा, इसके सरफेस का एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सन इफेक्ट डालता है, उस रिपल्सन के कारण क्या होगा, उस पूरे सरफेस पे एक आउटवर्ड फोर्स, हर एक पे नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स लगेगा, और वो नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स इस सरफेस को क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। समझ में आया? यस सर। केमिस्ट्री में तो उल्टा हो जाता है। अरे केमिस्ट्री नहीं ना है, फिजिक्स है ना सर। तो पूरा उल्टा, उसपे तो था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाहर वाले सेल पे गेट इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो अरे सुनो ना, तो वहाँ एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हो कि मैटर की बात कर रहे हो? एटम की। यहाँ एटम नहीं ना है, यहाँ ओवरऑल मैटर की बात की जा रही है। एक बड़ा मैटर है, एक बड़ा गोला है, मान लो एक स्फीयर है, उस स्फीयर पर तुम पूरा का पूरा चार्ज डाल रहे हो और उस स्फीयर से चार्ज हटा रहे हो, उसकी बात की जा रही है। समझ में आई है? यस सर, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बबल वाला बताया है, ये बबल का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में, एडवांस में नहीं पूछा है, आईआईटी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बबल पे कुछ चार्ज डाल दिया गया तो बबल का रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बताया जा सकता है। तो याद रखना, अगर चार्ज का इफेक्ट पूछ रहा है कि उसके सरफेस पे क्या एक्सपेंडिंग या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने के कारण वो चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा, और वो सरफेस से वहां से जंप करके नहीं जा सकता, सरफेस से कनेक्टेड है, वो सरफेस को अपने साथ ले जाएगा दूर जब ले जाएगा तो पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, उस पे एक एक्सपेंशन वाला फोर्स लगेगा और वो सरफेस एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। अब इसमें तो ये तो हो गया। अब नीचे वाला आंसर तुम खुद से दे सकते हो कि नीचे वाले केस में क्या होगा। नीचे वाले केस में तो हम जल्दी लिख सकते हैं, समय खत्म होने वाला है, तो हम जल्दी लिख सकते हैं कि अगर पूछे कि m और m डबल डैश में क्या रिलेशन है, तो देखो नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हुई है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मतलब अब इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो हर एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, मास होता है, मास मतलब अब एक्स्ट्रा इससे पुट ऑन किया गया है, तो पहले का मास कम होगा और बाद का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब m डबल डैश ज्यादा हो जाएगा और m डैश कम होगा। ये इसमें होगा, किसमें, जब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाए। और रेडियस अभी भी क्या होगा, रेडियस अभी भी क्या होगा, एक्सपेंड भी करेगा, मतलब r जो है वो छोटा रहेगा
और R डैश जो है बड़ा आ जाएगा, क्योंकि चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें रिपल्सन लगता है और रिपल्सन के कारण क्या होगा, एक्सपेंशन होना ही होना है। तो इस टॉपिक से 2 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है, एक मास से रिलेटेड और एक वही रेडियस से। केमिस्ट्री में वहां पे सिंगल एटम की बात होती है, सिंगल एटम मतलब और डीप लेवल पे बात होती है। यहाँ सिंगल एटम नहीं है, यहाँ पे एक साथ लाखों करोड़ों एटम है, इन लाखों करोड़ों एटम को कंबाइन करके एक साथ डाला गया है और फिर उसका इफेक्ट देखा जा रहा है। तो फिर उसका इफेक्ट जो ओवरऑल चलो मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट जब देखा जाएगा तो उसमें यही इफेक्ट नजर आएगा। जैसे एक एटम का रेडियस घट रहा होगा किसका, पहले वाले केस में, बट पूरे मैटर का रेडियस पूरे मैटर का रेडियस बढ़ेगा। एक एटम मतलब वहां पे सिंगल एक एटम होता उससे ना, अब यहाँ पे तो लाखों करोड़ों एटम है, उसकी बात हो रही है ना। ओवरऑल इफेक्ट होगा उसका, उसमें यही कारण हो जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, बट मास वाले केस में तो ये नहीं ना कह सकते कि यहाँ पे मैटर आ गया इसलिए होगा, क्योंकि अगर मैटर आ गया है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ज्यादा मास निकल रहा है। मास तो दोनों केस में जो बताया, चाहे सिंगल एटम हो चाहे पूरा का पूरा मैटर हो, मास तो ही रहेगा। मास जो बताए अभी यहाँ पे कंसीडर करें, मास में तो जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो सिंगल एटम का होगा। तुम रेडियस की जो बात कर रहे हो कॉन्ट्रैक्शन वाली, तो एटम हो मैटर से अलग हो। यस ठीक, ओके। तो चलो आज का सेशन तो यहीं खत्म हुआ, ज्यादा कुछ हो नहीं सका। आज ही क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल चलो फिर बाय। सर एक और क्लास लगवा लीजिए ना, इसमें नहीं हो पाएगा।